आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। कल हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था और कल तय किया था कि आज हम लोग हड़प्पाकालीन समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले समाज, यानी कि हड़प्पा काल का जो समाज था वह कैसा समाज था, हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग अभी भी आज जहाँ पर रह रहे हैं तो किसी न किसी समाज के तहत ही रह रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के व्यवसाय हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं या और भी तरह के लोग हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में इस तरीके का क्या कुछ था। हम लोग आज देख रहे हैं कि आज हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात हमारे समाज में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, घर परिवार में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वह पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं और इसीलिए हम अपने समाज को पितृप्रधान या पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा कालीन जो समाज था वह कैसा समाज था। तो हड़प्पा कालीन समाज के बारे में कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। इसका आधार ये है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न जगहों से मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं और वह मातृ देवी की मूर्तियाँ हैं, यानी कि अधिक से अधिक महिलाओं, नारी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन जो समाज था इस मायने में मातृसत्तात्मक समाज था, अर्थात वहाँ पर जो निर्णय लिए जाते होंगे वह महिलाओं के द्वारा लिए जाते होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो लिखित विवरण है वहाँ के लिए, हड़प्पा काल के लिए, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए कन्फर्म होकर के तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा व्यक्त किया जाता है और वह अंदाज़ा यही है कि वहाँ का समाज शायद संभवतः मातृसत्तात्मक रहा होगा। ये एक पहलू है और ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो उस समय का समाज था, जैसे अभी का समाज श्रमिक या फिर बड़े बड़े उद्योगपति या जो भी हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पर में हैं, उनका कारोबार है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि उस समय का समाज कैसा समाज था। उस समय का समाज मोटा मोटी जो बटा हुआ था वह व्यापारी, श्रमिक, जुलाहा, अधिकारी, पुरोहित, इन सारे तबकों में, इन सारे वर्गों में वहाँ का समाज बटा हुआ था। कहा जाता है कि उस समय के समाज में जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, क्योंकि वहाँ व्यापार काफ़ी फला फूला अवस्था में मिला है, फला फूला अवस्था में था, नगरीकरण हो चुका था, तो इस संदर्भ में यह मान करके चला जाता है कि उस समय वहाँ के समाज पर जो आधिपत्य था एक तरीके से वह व्यापारी वणिक वर्ग का था, जिसको यहाँ भी ये अंदाज़ा ही है लेकिन इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वहाँ का समाज इन वर्गों में, इन तबकों में बटा हुआ था। इसके बाद समाज और समाज का जो खान पान होता है, रहन सहन होता है, मनोरंजन होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक खान पान की बात है तो ये लोग खान पान में मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे। दूसरी तरफ ये लोग मनोरंजन के लिए, जब मनोरंजन की बात होती है, मनोरंजन जैसे कि आज हम लोग करते हैं सिनेमा से, खेल कूद से, इसी तरीके से ये लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। मुर्गों को लड़ाना, आपस में लड़ाना, पासा खेलना, ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। आज हम देखते हैं कि समाज में लोग आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं। आभूषण, जो बड़े लोग होते हैं वो उसी तरीके से उनका आभूषण होता है और जो छोटे तबके के लोग होते हैं वो उसी तरीके से उनका आभूषण होता है। कोई सोना पहनता है, हीरा भी पहनता है, तो कोई हो सकता है कि जिसको हम लोग अपेक्षाकृत कमजोर धातु के रूप में जानते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर में भी देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से, किस तरीके से ये लोग प्रयोग में लाते थे आभूषण को। तो आभूषण का जहाँ तक सवाल है, तो जो संपन्न परिवार के लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, वो लोग सोना, चांदी, माणिक्य, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। और जो निचली श्रेणी के लोग होते थे, मजदूर होते थे, किसान होते थे, छोटे छोटे किसान होते थे, ये लोग अधिकतर मिट्टी
मिट्टी का, सीप का और शंख का, इन चीज़ों का आभूषण के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आभूषण के प्रति जो क्रेज था वह दोनों वर्ग में था, ऊपर वाले वर्ग के में भी और नीचे वाले वर्ग के रूप में भी। सेम वही चीज़ आज हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वह भी आभूषणों के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करते हैं और जो छोटे छोटे लोग हैं वह भी आभूषणों के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ के समाज को अभी तक हम लोगों ने देखा और इसी तरीके से इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण खंड है वह है राजनीति। राजनीति, पॉलिटिक्स। आज हमारे भारत में 2020 में हमारे यहाँ लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारों को सत्ता दी जाती है, पावर दी जाती है कि आप हम पर रूल करिए। तो इस तरीके का उस समय में क्या व्यवस्था था, किस तरीके से वहाँ पर में शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, शासन सत्ता किसके हाथों में होता था, कौन इसका संचालन करते थे, इसी को जानना हमारा यहाँ पर में उद्देश्य है। रामशरण शर्मा के अनुसार, रामशरण शर्मा जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, उनका कहना है, मानना है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारी वर्ग काफ़ी मुखर अवस्था में थे, शक्तिशाली अवस्था में थे नगरीकरण को लेकर के, तो उनके अनुसार जो शासन सत्ता का संचालन किया करते थे वह लोग बणिक वर्ग के लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे। इसी तरीके से हंटर महोदय का मानना दूसरा है। उनका वहाँ के लोगों की सादगी को देख करके, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने के कारण उनका मानना था कि वहाँ का जो शासन था वह जनतांत्रिक तरीके से चलता था, यानी कि कहीं न कहीं जैसे आज हो रहा है वैसे ही जनता को केंद्र में रख करके जनता अपने शासकों का चुनाव करती होगी। इसी तरीके से मैके का कहना था कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती थी और जनप्रतिनिधि शासन सत्ता चलाने का काम किया करते थे। फिर यहाँ पर में वही बात है, ले दे करके वही बात हमेशा आती है कि यहाँ पर में एक अंदाजा ही है और हम लोग राजनीति को इसी तरीके से समझ करके चलने की कोशिश करेंगे। फिर भी यहाँ पर में जो रामशरण शर्मा की कही हुई बात है वह ज़्यादा फैक्ट के करीब नज़र आता है कि उस समय जो शासन व्यवस्था था वो हो सकता है कि बणिक वर्ग के हाथ में हो। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुरोहित यानी कि जो उस समय पूजा पाठ करवाने का काम किया करते थे, इनके हाथ में शासन सत्ता का शासन सत्ता रहा होगा। अब बातें जो भी हो हम लोग इसको समझ सकते हैं और ज़्यादा अगर इस मत को मानने की बात है तो हम कह सकते हैं कि रामशरण शर्मा की जो बात है, जो उन्होंने कहा था कि बणिक वर्ग के हाथों में शासन सत्ता था, इसको हम लोग मान सकते हैं। तो ये आपका राजनीति है। इसके बाद धर्म। धर्म, रिलीजन। धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। आज हम लोग 2020 में धर्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। धर्म को लेकर के ही तमाम बातें हो रही हैं। हम विज्ञान और तकनीक में कितने भी आगे चले गए हों, लेकिन धर्म के बिना हम लोगों का जीवन एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है और ये सदियों से एक हकीकत रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि यही हकीकत रहे। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा कालीन धर्म का स्वरूप कैसा था। आज हम लोग देखते हैं, खास करके हिंदू धर्म में देखते हैं कि हम लोग पेड़ पौधा, जीव जंतु, इन तमाम चीज़ों की हम लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जैसे पीपल के पेड़ में हम लोग जल चढ़ाते हैं, सांप नाग की पूजा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। तो ये सारी बातें को हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि उस समय का धर्म, वहाँ का धर्म, हड़प्पा समाज का धर्म कैसा धर्म था। और इस धर्म का भी जो उद्घाटन होता है, वहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वासों का जो उद्घाटन होता है वह पुरातात्विक सामग्री के आधार पर ही होता है। और अभी तक जो पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली हैं उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा कालीन धर्म बहुदेववादी था, यानी कि वह बहुत सारे देवताओं, यानी कि बहुत सारे चीज़ों में, या तो यानी कि पेड़ पौधों में, पशु पक्षी में, इन सारे चीज़ों में, मानव में देवता का आरोपण किया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे, जैसे सांप की पूजा किया करते थे,
इस तरीके से इन लोगों का धार्मिक विश्वास आगे बढ़ता था। हड़प्पा समाज में बहुत जगहों पर ताबीज के मिलने से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय का जो समाज था वह तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, भूत प्रेत में विश्वास करता था। ये सारी बातें ऐसी हैं जो उनके धार्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं, धार्मिक दृष्टिकोण को खोलती हैं। इसके बाद जैसे मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति उसको कह सकते हैं, मूर्ति ही कह सकते हैं, जिसका 3 मुख है, 3 मुख वाला, उसकी प्राप्ति हुई है। लिंग मिला है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय में शिव, आद्य शिव, आज का शिव नहीं, आद्य शिव, प्रोटो शिव, उनकी पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी। और उस समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो आज भी हमारे समाज में निरंतर जारी है, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह जो ऐसे होता है और ये माना जाता है कि ये सूर्य का प्रतीक है। फिर चक्र है, जैसे सुदर्शन चक्र है उस तरीके का चक्र, इसकी भी प्राप्ति हुई है। और इन सारी चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लोग इस तरीके से, इनका जो धार्मिक विश्वास था, इनका जो धार्मिक व्यवहार था, इस तरीके से चला करता था। धार्मिक रूप से ये लोग, जैसे कि सबको गाड़ने की जहाँ तक बात है तो, या सबको जलाने की बात है, तो ये लोग सबका 3 तरीके से, यानी आंशिक, पूर्ण तरीके से उसका शवदाह करते थे या उसको गाड़ा करते थे। इसके बाद इन लोगों का पुनर्जन्म में भी विश्वास था, यानी कि इनका ये विश्वास था आज की तरह कि लोगों का अगले जन्म में भी, यानी कि एक बार जब मरते हैं तो उनका फिर पुनर्जन्म होता है। और इस चीज़ के लिए युगल समाधान लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। इस तरीके से इन लोगों का धार्मिक आहार व्यवहार चला करता था, जिसको कि हम लोग आगे फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग समाज, राजनीति, धर्म और इसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी इसको आप कहेंगे। हम लोग आज सब चीज़ को हम अभी आज में लेके आते हैं क्योंकि इतिहास है, और मैंने आपको पहले भी बताया था अतीत और वर्तमान के बीच संवाद, इसको हम लोग एक तरीके से इतिहास कहते हैं। आज की बातों को हम लोग जब वहाँ से मिला करके देखते हैं तो इतिहास पढ़ना कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर में हम लोग अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि उस समय की इकोनॉमी कैसे थी, लोग किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों का संपादन किया करते थे। आज हम देखते हैं कि आज हमारे यहाँ कृषि है, व्यापार है, पशुपालन है, ये मुख्य चीज़ें हैं। आज तो बहुत सारा उद्योग है, धंधा है, कल कारखाने हैं। तो उस समय में ऐसा क्या था, तो इसको हम लोग मुख्यतः 3 पार्ट में बांट करके चलेंगे अर्थव्यवस्था को। और अर्थव्यवस्था को जो 3 पार्ट में चलेंगे बांट के, वो होगा कृषि, पशुपालन और व्यापार। कृषि, पशुपालन और व्यापार, इस 3 चीज़ों में हम लोग इसको कैटेगराइज करके चलेंगे। कृषि, जैसे आज हम लोग धान, गेहूँ, मक्का, इन सारी चीज़ों को उपजाते हैं, हमारे किसान भाई उपजाते हैं। तो उस समय किन फसलों का उत्पादन किया जाता था, उस समय में कहा जाता है कि कुल 9 प्रकार, यानी कि 9 प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता था, जिसमें गेहूँ, राई, मटर, सरसों, तिल, ये सब महत्वपूर्ण थे, जिनका उत्पादन किया जाता था। कृषि के क्षेत्र में जिनका उत्पादन किया जाता था, हल का उपयोग किया जाता था, खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, जिसका साक्ष्य हम लोगों को कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, उससे मिला है। लेकिन उस समय संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। एक समय में एक खेत में 2 फसलों को बोया जाता था, और एक साल में 2 फसलों, यानी कि 2 फसल का उत्पादन यहाँ पर में हड़प्पा कालीन समाज में किया जाता था, जहाँ तक वहाँ की खुदाई से अभी तक जानकारी मिली है उसके आधार पर। इसके बाद ये लोग फल में तरबूजा, खरबूजा, नारियल, केला, इन सारे चीज़ों का ये लोग उत्पादन करते थे। तो ये आपका कृषिगत जो उत्पादन था उसका। जैसे आज हम लोग सिंचाई करने के लिए पानी का स्टोर करते हैं, बांध बनाते हैं, ये
काम ये लोग उस समय में किया करते थे और इसके लिए धौलावीरा से इसका एक प्रमाण मिला है, यानी कि वहाँ पर में बांध बनाया गया था पानी को रोकने के लिए, और फिर पानी का वैसे समय में जब बारिश का समय नहीं हो तो उसका कृषि में सिंचाई करने के लिए, उसका उत्पाद करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए ये लोग जो संभवतः हल का प्रयोग किया करते होंगे वो खास करके किसका करते होंगे, तो लकड़ी का करते होंगे। पत्थर के औजारों का ही प्रयोग करते थे अधिक से अधिक। और फिर कांसा, हम लोग आगे हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, अभी कुछ हो अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा कि इस एज को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है, और कांसे का बहुत बड़ा रोल है इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में। तो खैर अभी पहले समझाना था, अभी नहीं समझाए तो हम बाद में समझा देंगे। अभी यहाँ पर में हम चलते हैं कृषि, और कृषि के बाद पशुपालन। आज कृषि और पशुपालन दोनों हमारे पास एक ही है, कृषि में ही खेती बाड़ी भी आती। आज के संदर्भ में जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारे पास हम कृषि में ही पशुपालन को भी रखते हैं, और कृषि में ही आजकल मत्स्य पालन को भी रखा जाने लगा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ के लिए देखेंगे कृषि, और कृषि के बाद पशुपालन हस्बेंड्री। और पशुपालन में ये लोग बहुत सारे पशुओं को पालतू बनाना सीख लिए थे, या इन लोगों के लिए बहुत सारे पशु जो थे वो पालतू हो गए थे, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब इन्होंने पालतू बना लिया था। कहा जाता है कि इन्होंने हाथी को भी इन्होंने पालतू बना लिया था। कुबड़ वाला सांड इनके लिए काफ़ी महत्व का था, और इसको ये लोग पूजनीय भी मानते थे, क्योंकि उसका भी काफ़ी ढेर सारी मेरी मूर्तियाँ मिली हैं जिस पर कुबड़ वाले सांड का अंकन किया गया है। तो ये आपका हस्बेंड्री पशुपालन, और पशुपालन का दोनों उद्देश्य था, दूध की प्राप्ति भी रही होगी और फिर मांस की प्राप्ति भी रही होगी। और इस तरीके से आपका पशुपालन, और पशुपालन के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है वो है व्यापार। इन लोगों का जो व्यापार था, एक मिनट हम लिख रहे हैं थोड़ा सा। व्यापार इनकी अर्थव्यवस्था का, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ था। व्यापार, आंतरिक व्यापार भी इसका उतना ही समृद्ध था जितना कि बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में जो आंतरिक व्यापार किया जाता था वो खास करके बैलगाड़ी से किया जाता था, और बाह्य व्यापार जो किया जाता था वो जल के माध्यम से किया जाता था, यानी कि जल में नावों के द्वारा व्यापार किया जाता था। बाह्य व्यापार जो इसका था खास करके मेसोपोटामिया के साथ था, या अन्य कुछ देशों के साथ भी था, लेकिन खास करके अभी उसका कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला है, अंदाजा ही लगाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका व्यापार था, बाह्य व्यापार था, वो मेसोपोटामिया के साथ ही था। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं और उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, और मेलुहा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हड़प्पा के लिए ही किया गया है, हड़प्पा वासियों के लिए किया गया है। और मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता को जो जोड़ने वाली कड़ी, वहाँ का जो बंदरगाह था वो दो जगह था, एक दिलमुन और एक माकन। वहीं से होकर भारत और मेसोपोटामिया के बीच जितना भी होता था उतना व्यापार होता था। व्यापार की वस्तुएं, यानी कि वहाँ से महत्वपूर्ण पत्थर, सोना, चांदी, इस तरीके की चीज़ें आयात की जाती थीं, और यहाँ से हाथी दांत, कपड़ा इत्यादि यहाँ से भेजे जाते थे। तो इस मामले में ही हड़प्पा सभ्यता काफ़ी आगे हो गया था, और इसी के कारण शायद हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण काफ़ी बढ़ गया था, और इसी के लिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग अधिक से अधिक जानते भी हैं। अभी के वीडियो में फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। हम लोग व्यापार को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग ये समझ के चलेंगे कि व्यापार को हमने किया ही नहीं है, और व्यापार को हम लोग कल करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम बार बार एक बात आप लोगों को बताते हैं कि कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे वीडियो बनाने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। मेरा वीडियो बनाने का, यूट्यूब पर वीडियो बनाने का कोई खास अनुभव अभी तक का नहीं था, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमसे छूट जाती हैं, या कभी कभी जल्दबाजी में हम कुछ गलत भी बोल जाते हैं। जैसे कल रेलवे में 1853 होगा, 1853 में इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि हमने उसको 1863 में कह दिया था।
इस पर वेद प्रकाश जी ने कमेंट भी किया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग उसको कहीं ना कहीं आप जानते हैं तो उसको पकड़ते तो हैं, इतना तो होता है। और आप निश्चित रूप से इन चीज़ों को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, जिससे कि हम उसको टारगेट करके फिर अगले क्लास में उसको वहाँ पर में बता दिया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।